हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकल में। तो गाइस, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते थे उसको कवर अप किया और जो भी उसके रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे गए थे लाइक आईआईटी जैम, जेस, टीएफआर और स्पेशली बीएचयू और एचसीयू में उन सभी को डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, तो अभी तक हमने जो क्वांटम मैकेनिक्स में ओरिजिन जो वाला पार्ट था, ठीक है ना, उस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, प्लीज जरूर चेकआउट करना। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारी पार्टिकल फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो प्लीज उसको भी जरूर चेकआउट करना, क्योंकि हम सभी चीजों को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो बच्चे अभी शुरुआत से सब कुछ पढ़ना चाहते हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो 2022 एग्जाम्स के लिए जो भी एग्जाम्स हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है जिसमें हम सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो बुक्स की बात हो या डीपीपी शीट्स या असाइनमेंट्स या मॉक टेस्ट, सभी कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अपलोड करेंगे। तो जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर किया करो। ठीक है, कमेंट करके बताया करो कि आपको ये कंटेंट किस तरह लग रहा है और आप क्या चाहते हो। जो जो क्वेरीज होती हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी किया करो ताकि वो भी इन सभी चीजों के बारे में अवेयर हो सकें, क्योंकि मैं आगे आने वाले 6 महीनों में सभी चीजों को अपलोड करने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छे से अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। और टेलीग्राम ग्रुप का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज उसको भी जरूर चेकआउट करना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना। तो इस वीडियो में हम वेव फंक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं और देखेंगे कि वेव फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए आपको वेव फंक्शन पता होने चाहिए। तो हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे शुरू से लेकर अंत तक, तो वीडियो को स्किप मत करना कहीं पर भी। ठीक है, क्योंकि अगर वेव फंक्शन आपको समझ नहीं आया तो आगे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस होंगी या पार्टिकल इन द बॉक्स के जो भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे तो उसमें आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आपको इसके रूल्स नहीं पता होंगे, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो नहीं पता होगा तो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। तो शुरू से अंत तक देखना, कुछ भी पार्ट स्किप मत करना, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द एग्जांपल। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि आप देखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, वेव फंक्शन होता क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कोई भी अगर पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो उसके साथ कोई ना कोई वेव तो एसोसिएटेड होती है। ठीक है, जो कि पीरियोडिकली स्पेस और टाइम के साथ वेरी कर रही होती है। ठीक है, तो अगर हम वाटर वेव्स की भी बात करें, ठीक है, मान लेते कि हमारे पास कोई पॉन्ड है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉन्ड है और मैंने एक पेबल ऊपर से फेंका। ठीक है, पेबल फेंकने के साथ क्या होता है, रिपल्स क्रिएट होती है हमारी पॉन्ड्स में। ठीक है, रिपल्स क्रिएट मतलब वेव्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो कोई तो क्वांटिटी उसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है जो कि पीरियोडिकली वेरी कर रही होगी स्पेस और टाइम के साथ, है ना। और वो क्वांटिटी क्या होती है उस केस में, हाइट होती है ऑफ द वाटर सरफेस। आप जैसे देखते हो कोई भी हमारे पास पानी की सतह है, जब भी आप कोई भी पेबल यहाँ पर फेंकोगे तो पानी की सतह थोड़ी सी ऊपर आती है, उछाल आता है। ठीक है, तो वो हाइट ही जो पोटेंशियल गेन करता है एंड फर्दर वो अपने सरफेस की तरफ जाता है जो कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वापस नीचे जाता है, तो उसके कारण ही तो वो रिपल्स बनते हैं हमारे वाटर सरफेस में जो पीरियोडिकली वेरी करते हैं स्पेस और टाइम के साथ, है ना। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी बात करें तो उस केस में भी हमारा जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो भी तो पीरियोडिकली वेरी करता है स्पेस एंड टाइम के साथ, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा होता है, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी चीजें है, वेव मूव कर रही है, कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसके साथ कोई तो ऐसी क्वांटिटी एसोसिएट होगी जो कि पीरियोडिकली वेरी कर रही होगी स्पेस एंड टाइम के साथ। ठीक है, तो उस क्वांटिटी को ही हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्वांटम मैकेनिकली एक एक्यूरेट डेफिनेशन की तरफ मूव करें, जैसे कि हमने डी ब्रोगली वेव्स की बात की थी। ठीक है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उस केस में हमने डी ब्रोगली वेव्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। तो डी ब्रोगली वेव क्या होती है, कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा होता है विद द वेलोसिटी v, अगर उसका मास m है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसको हम मैटर वेव बोलते हैं, तो या तो क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेव। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, हमने पिछली वीडियो में कवर अप किया ही हुआ है। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी तो वो डी ब्रोगली वेव कहलाती है। तो उसके साथ भी तो कोई क्वांटिटी ऐसी होगी जो कि वेरी कर रही होगी स्पेस और टाइम के साथ। ठीक है, जो कि वेरी कर रही होगी स्पेस और टाइम के साथ, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वेव फंक्शन बोलेंगे।
ठीक है, उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन। ठीक है, वेव फंक्शन। और वो किसका वेव फंक्शन होगा, उस पार्टिकल का जो कि मूव कर रहा है। ठीक है, उस पार्टिकल के कारण जो वेव बन रहा है, और उस वेव फंक्शन उन सभी वेव की इंफॉर्मेशन को हमें डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो हम बेसिकली इसको आगे समझते हैं क्या चीज। ओके, तो क्लासिकली जैसे कि हम वेव वेक्टर के बेसिस पे, पोजीशन वेक्टर के बेसिस पे सभी इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं। लाइक आपको पता है पोजीशन वेक्टर आपका है आर से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, आर का मतलब क्या होगा कि एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए वो रिप्रेजेंट करते हैं। आप एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी और जेड भी, क्योंकि हम तीनों 3 डायमेंशनल के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर आर वेक्टर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो पोजीशन वेक्टर के बेसिस पे आप वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो, और फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। किस तरह, अगर आप देखो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर, है ना। अगर आप मोमेंटम देखोगे तो इसमें भी वी वेक्टर आ रहा है, जो कि क्या होता है, dr बाई dt होता है ना। अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो यहाँ पर पी स्क्वायर है, और पी किसके बराबर होता है, mv के, है ना। पी किसके बराबर होता है, mv के, और v क्या है हमारा, dr बाई dt। ओके, और अगर हम फोर्स की बात करें, F इजिकल टू m में, अगेन जो हमारा एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होगा, d स्क्वायर r बाई dt। तो ये सारी चीजें हम क्लासिकली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, अगर हमने किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन करनी हो, तो हमारा जो वेव फंक्शन होता है वो हमें सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, तो वेव फंक्शन की मदद से हम सभी चीजें हम पता कर सकते हैं कि उस जो पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है वेरी विद द स्पेस एंड टाइम, उसकी क्या इंफॉर्मेशन है, वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है, क्या उसकी पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो सब कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन का क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए हम अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, जिसके बेसिस पे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि वेव फंक्शन एक्चुअल में क्या है। अगर कोई बीएससी का बच्चा देख रहा है, अगर वो +1 या +2 का भी है, ठीक है, तो उसके लिए जो डेफिनेशन है, अगर आप पेपर में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, द फंक्शन that represent the state of the quantum mechanical system and contain all the information regarding that system is called wave function। अगेन वही चीज है कि वो फंक्शन जो उस स्टेट के बारे में, उस क्वांटम मैकेनिकल स्टेट के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें उस सिस्टम के रिस्पेक्टिवली, तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, साई एक्स टी। ठीक है, साई, ये जो आप देख सकते हो ये वाला फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, साई, क्योंकि ये स्पेस एंड टाइम के रिस्पेक्टिवली वेरी करता है, तो ये इसका फंक्शन है। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग हम इसकी वेरिएशन दिखा रहे हैं, ठीक है, पीरियोडिकली, तो ये 1 डायमेंशनल मोशन के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप 3 डायमेंशनल मोशन के लिए वेव फंक्शन लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, साई आर वेक्टर टी। ठीक है, जो कि 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड तीनों को डिनोट करेगा। इज इट क्लियर कि वो फंक्शन जो किसी पर्टिकुलर स्टेट को किसी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट में डिस्क्राइब कर पाए और उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको बता पाए, तो उस टाइप के वेव फंक्शन को आप क्या बोलोगे, उस टाइप के फंक्शन को आप क्या बोलोगे, वेव फंक्शन बोलोगे। इज इट क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये तो हमने वेव फंक्शन की हमने डेफिनेशन बता दी। अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से वेव फंक्शन फिजिकली एक्सेप्टेड है। ठीक है, हर टाइप की वेव फंक्शन को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पर मल्टीपल वेव फंक्शंस हैं, पर कौन सी एक पर्टिकुलर कंडीशंस बनाई गई बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट जिसको उन्होंने अप्रूव किया कि इस टाइप के वेव फंक्शन को ही हम कंसीडर करेंगे और यही फंक्शन हमें किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी दे सकती है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो कुछ कंडीशंस बनाए गए हैं फॉर द फिजिकली एक्सेप्टेड, वेल बिहेव्ड एंड रियलिस्टिक वेव फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो वो कौन से कंडीशन है, चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या बताई गई है, साई एक्स टी शुड बी फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूस एवरीवेयर इन स्पेस। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ लेते हैं कि जो भी हमारा वेव फंक्शन है जो कि पीरियोडिकली वेरी कर रहा है स्पेस और टाइम के रिस्पेक्टिवली, वो हमारा फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी की वैल्यू 1 2 2 2 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, उसकी वैल्यू खत्म ही नहीं हो रही। अगर हम बोले उसकी वैल्यू 2 आ रही है, उसकी वैल्यू 3 आ रही है, 3.5 आ रही है, 1.4 आ रही है, तो वो फाइनाइट वैल्यू है। इज इट क्लियर? उसके आगे क्या बोला, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। सिंगल वैल्यूड का मतलब एक ही वैल्यू आनी चाहिए, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर हम बोल दे कि x की वैल्यू -1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, तो इस केस में उसकी 3 वैल्यू हो गई x की, तो इस केस में वो वेव फंक्शन हमारा नहीं कहलाएगा, जो कि फिजिकली एक्सेप्टेड हो। इज इट क्लियर? और वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए एवरीवेयर।
मतलब कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि हर जगह उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अगर मैं x इजिकल टू 1 पे भी देखूं तो उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, x इजिकल टू 2 पे भी देखूं तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और 4 5 सो ऑन कहीं पर भी देखूं तो उसकी वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप एक गली से दूसरी गली जाना चाहते हो तो आपको खाली 40 किलोमीटर मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलना है, आपको ना 25 होना है ना 19 होना है। कहने का भावार्थ यही है। इज इट क्लियर? तो आगे भी इसको एग्जाम्पल के बेसिस पे भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप डिटेल में समझ सको, क्योंकि इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना इस वीडियो को, अंत तक देखना। तो फर्स्ट इसका एक सब पार्ट है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारा साई का, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारा साई का, डेट इज एक्स के रिस्पेक्टिवली, वाई के रिस्पेक्टिवली एंड जेड के रिस्पेक्टिवली एंड टाइम के रिस्पेक्टिवली, ये सभी फाइनाइट होने चाहिए और सिंगल वैल्यूड होने चाहिए। ठीक है, सिंगल वैल्यूड तो आप देख के भी बता दोगे कि 2 वैल्यूज दिख रही हैं, ठीक है, वो तो आप पहले ही बता सकते हो। पर अगर आपने फाइनाइट देखनी है वैल्यू कि वो आपकी वैल्यू जो गिवन वेव फंक्शन है, अगर आपकी वैल्यू फाइनाइट है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको उसका डेरिवेटिव करके देखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वट एवर द वैल्यू हैज गिवन टू यू। लाइक यहाँ पर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्टिवली अगर आपको गिवन है तो आप यहाँ पर d5/dx करके देखोगे और देखोगे कि उसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है कि नहीं आ रही है ना। अगर डेरिवेटिव करने के बाद अगर आपकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही तो आप बोलोगे कि आपका वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? दूसरा पार्ट देखते हैं। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साई दैट इज d5/dx, d5/dy एंड d5/dz मस्ट कंटिन्यूस, ठीक है, तो अगर आपका वो कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, उसका इसके लिए जरूरी क्या है कि आपका जो डेरिवेटिव है वो भी फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, और कंटिन्यूस होना चाहिए। पर हम टाइम के रिस्पेक्टिवली इसका कंटिन्यूटी नहीं चेक कर सकते वेव फंक्शन का। क्यों? क्योंकि आपको वैसे भी पता होगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो ब्लैक होल्स हैं, लाइक उसके अराउंड जो हमारा स्पेस टाइम है वो किसी अलग तरीके से ही बिहेव करता है। हमें नहीं पता कि टाइम वहां पर किस तरह से है। टाइम को वैसे तो मेजर नहीं किया गया है स्पेस में किस तरह से वो मतलब जितना ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा वहां पर टाइम स्लो होता जाता है ना, कुछ उसके अनुकूल नहीं है ना। यहाँ पर टाइम की वैल्यू कुछ हो रहा है, वहां पर टाइम की वैल्यू कुछ ज्यादा है या कम है, तो ये कंटिन्यूटी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द वेव फंक्शन, तो वो उस चीज को चेक नहीं किया गया है। ठीक है, तो पर वैसे आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारा जो वेव फंक्शन का d5/dx, d5/dy और d5/dz वो तो कंटिन्यूस होना चाहिए, और वो भी t के रिस्पेक्टिवली भी कंटिन्यूस होना चाहिए, बट वो चेक नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको जस्ट पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि d5/dx शुड बी कंटिन्यूस एवरीवेयर इन स्पेस। अगर हम पोजीशन वेक्टर्स की बात कर रहे हों तो वो तो कंटिन्यूस होना ही चाहिए हर जगह इन स्पेस में, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा, ये वाली में, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे पोजीशन वेक्टर्स तो हमारे कंटिन्यूस होने ही चाहिए, पर टाइम का वो हम चेक नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारी एक लिमिट है कि हम नहीं चेक कर सकते, पर पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्टिवली तो कंटिन्यूस होने चाहिए, फाइनाइट भी होना चाहिए, क्योंकि ऊपर हम बोल चुके हैं कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए और कंटिन्यूस होनी चाहिए हर जगह इन स्पेस। ठीक है, स्पेस में बोला है, टाइम में नहीं। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो यहां पर वही चीज है, स्पेस में हमारा जो होना चाहिए वैल्यू वो कंटिन्यूस होनी है हर जगह, पर जो हमारा d5/dx है वो डिसकंटिन्यूस हो भी सकता है कुछ केसेस में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर जगह वो कंटिन्यूस ही हो, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है कुछ केसेस में। तो वो कौन कौन से केसेस है वो भी जरा देख लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है किसी पोटेंशियल के अंडर, ठीक है, that has infinite amount of discontinuous at some point। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां से यहां पार्टिकल ने मूव करना है। ठीक है, तो यहां पर अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होंगी, ठीक है, ये तो मैंने छोटा छोटा आपको दिखा दिया करके, पर अगर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए उस पार्टिकल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आ रही हैं, अगर वो किसी पोटेंशियल के अंडर मूव कर रहा है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं कि इफ द पोटेंशियल अंडर द विच द पार्टिकल इज मूविंग इज ऑफ द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, देन उस केस में भी हमारा जो फंक्शन क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूस होगा। तो यहां पर बात आती है कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होता क्या है। ठीक है, आपको अभी तो सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा बता देता हूं इसका इंट्रो। ठीक है, बाद में हम डिटेल में भी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको समझ आ सके, क्योंकि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स के बीच में इसका जिक्र होता है, तो अभी आपके लिए थोड़ा सा बताता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली डायरेक्ट डेल्टा इज यूज्ड टू मॉडल द डेंसिटी ऑफ एन आइडियलाइज्ड पॉइंट
mass or charge point as a function equal to 0 everywhere except for 0, ठीक है, और उसका जो इंटीग्रल होता है ओवर द इंटायर रियल लाइन इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि वो आइडियलाइज पॉइंट या मास जिसका फंक्शन हमारा 0 के बराबर होता है हर जगह, ठीक है, एक्सेप्ट एट 0 पॉइंट, और उसका इंटीग्रल ऑल ओवर द रियल लाइन इज इक्वल टू 1, ठीक है। पहले मैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का एक लिख देता हूं, मतलब आपको एक्सप्रेशन समझ आ जाए, मे बी बोलने से ना भी समझ आए, ठीक है। ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को ऐसे डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। मान ले कि एक्स का ये फंक्शन है, ओके, और इसकी जो वैल्यू होती है थोड़ा सी कॉम्प्लेक्स है, पर मैं लिख देता हूं, बाद में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोड ऑफ ए अंडर रूट पाई ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होगी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। कहने का मतलब होता है, अगर आप ग्राफ में भी इसको प्लॉट करके देखोगे, मान लो कि ये x इजिकल टू 0 है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये x इजिकल टू 0, तो एक स्पाइक सी आती है, मतलब x इजिकल टू 0 पे ही इसका फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और हर जगह इसकी जो वैल्यू है, मान लो यहाँ पर x इजिकल टू -1 है, ठीक है, यहाँ पर मान लें x इजिकल टू -1 है और यहाँ पर x इजिकल टू 1 के बराबर है, तो हर जगह इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी, पर x इजिकल टू 0 में इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और अगर हम ऑल ओवर द रियल लाइन इसका इंटीग्रल लें तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन यही होता है। तो उस केस में जो ये पोटेंशियल अप्लाइड किया जाता है, तो वो पार्टिकल भी हमारा क्या कहलाता है, उसका वेव फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। कहने का मतलब यही है, ठीक है। देखो, जो भी क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो रूल्स बनाए गए हैं ना, इसका कुछ खास लॉजिक नहीं होता, क्योंकि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। कहीं पर जो लॉजिक होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जस्ट एक अजम्पशंस ली गई हैं जिसके बेसिस पे सारी थ्योरी बनाई गई है। धीरे धीरे करके आपको समझ आएगा चीजें कि ये किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, ताकि हम चीजों को सोल्व कर सके। सर आइंस्टाइन ने भी यही कहा था, जब वो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे या पढ़ चुके थे, तो उन्होंने यही कहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स को समझना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर ही। अभी तक इतना करने के बावजूद भी वो समझ नहीं पाए कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। तो अगर वो ही नहीं समझ पाए तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या समझ सकते हैं। बस हमें क्या करना है, उन सभी चीजों को फॉलो करना है, और जहां पे जो भी लॉजिक होगा हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जितना आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसका मतलब ये है कि आप क्वांटम मैकेनिक्स को और भी अच्छे से समझते जा रहे हैं। और जो बच्चा अभी देख रहा है, अगर उसको लग रहा है उसको सब कुछ समझ आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गैप है, कोई मिसिंग पॉइंट है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिकली थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश क्या करो कि मतलब किस तरह से ये पार्टिकल मूव कर सकता है, किस तरह से ये वेव फंक्शन उससे रिलेट हो सकता है, सब कुछ, ठीक है। ये इमेजिनेशन के ऊपर है क्वांटम मैकेनिक्स सारी कुछ, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट है, अजम्पशन लिया गया, वो क्या बोला गया कि जो हमारा जो वेव फंक्शन है, ठीक है, जो हमारा वेव फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। हमारा जो वेव फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल। तो अगर आप ये वाला देखोगे पोर्शन, ये वाला जो हमारा है फंक्शन, ये पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। तो अगर हम इस पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो कि आप देख सकते हैं मोड का स्क्वायर है वेव फंक्शन का, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो उसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इंटीग्रेट करते हैं किसी पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो उस केस में जो उसकी वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। तभी जाके हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वेव फंक्शन है वो क्या है, स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो बेसिकली हमें ये जो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता क्या है, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर पॉइंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी भी पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी बताता है वो आपको कौन बताता है, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, ठीक है। और अगर आप उसको इंटीग्रेट कर देते हो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तब उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। और बेसिकली इस फाइनाइट वैल्यू की कंडीशन क्या होती है कि डेफिनेशन अगर हम प्रॉपर देखें, द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट द पार्टिकल ऑल ओवर द स्पेस, ऑल ओवर द स्पेस का मतलब -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट द पार्टिकल ऑल ओवर द स्पेस मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर आप फाइनाइट वैल्यू की बात करें तो 1, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं हो, कुछ भी हमें आइडिया नहीं हो, तो कम से कम एक वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी कहीं ना कहीं, तो उसका एग्जिस्टेंट है, तो वही चीज 1 हम उस चीज को डिनोट करते हैं। कोई भी फाइनाइट वैल्यू आ सकती है, पर अगर हमने एक नॉर्मली एक डेफिनेशन के रूप में बताना होता है, तो हम यही कहते हैं कहीं ना कहीं उसके होने की तो प्रोबेबिलिटी है, और वो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1,
ठीक है, इज इट क्लियर? आगे जैसे जैसे हम चीजें पढ़ेंगे आपको और क्लियरिटी होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी रूल्स से जो भी हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ लिया कि हमारा जो वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, है ना, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, और हमारा स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स अगर हमारे सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो वेव फंक्शन है। इज इट क्लियर? ये सारी चीजें आपने प्रीवियस स्लाइड में देख ली हैं। अब हम इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालते हैं जो कि आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, ध्यान से देखना इन सभी चीजों को, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी वेव फंक्शन लोकलाइज्ड हो, अगर आपको कोई भी वेव फंक्शन लोकलाइज्ड हो, इसका मतलब क्या है कि आप वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सोचने वाली बात भी यही है कि अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आपको दिख रहा है तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि उसकी पोजीशन क्या है ना। क्लासिकली तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपके बेसिस पे वो लोकलाइज्ड है, आपको एज अ पार्टिकल वो दिख रहा है, ठीक है, उसका कुछ हैवियर मास है और आपको वो विजिबल है, ठीक है। तो उस केस में आपका जो वेव फंक्शन है वो क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा। थोड़ा इस तरह से भी रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो अगर आपका वेव फंक्शन नॉन लोकलाइज्ड है तो उस केस में आपको वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक वेव की तरह रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पंखे की बात कर लेते हैं, है ना। अगर पंखा चल रहा होता है, ठीक है, मान लो ये पंखा का बीच वाला हिस्सा है और आपके पास 3 पंख हैं, ठीक है, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो जब ये स्थिर है, जब आपने ऑन नहीं किया पंखा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ भाई इस पोजीशन में, इस एक्सिस में 3 आपके पर हैं, 1 2 3, ठीक है। जब ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, जब ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा तो आपको एक सर्कुलर फॉर्म में ये विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप पर नहीं गिन पाते हो, बस आपको लगता है कि बस एक सर्कुलर एक रिंग बन गई है। उस केस में आप कह देते हो कि हाँ मे बी और मे नॉट भी यहाँ प्रेजेंट हो सकता है इन द सर्कुलर लूप में, ठीक है। तो वो उसी तरह हमारा जब इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा होता है इन द सर्कुलर ऑर्बिट, तो हम उसको एक वेव क्लाउड की फॉर्म में ही देख पाते हैं, क्लाउड की फॉर्म में ही देख पाते हैं। और बेसिकली अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज में बोले तो वेव की फॉर्म में देख पाते हैं, ठीक है। तो वही चीज है नॉन लोकलाइज्ड, मतलब हम डिटेक्ट नहीं कर पाते आइदर इलेक्ट्रॉन हमारा इस केस यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। तो उस केस में हमारा जो वेव फंक्शन होता है वो नॉन लोकलाइज्ड होता है, जो कि वेव की फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा होता है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान ले अगर हमारी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है, अगर हमारी कोई फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है, कोई भी हमने वेव फंक्शन फाइंड आउट किया जिसकी उसका जो वैल्यू आया वो फाइनाइट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो भी फाइनाइट होना चाहिए। अगर हमारा वेव फंक्शन फाइनाइट होगा तभी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फाइनाइट होगी। उसको फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, फाइनाइट होगी, है ना। अभी हमने पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखा जिसमें हमारा जो ये प्रोबेबिलिटी उसकी जो मोड का स्क्वायर था उसके बराबर था, ठीक है। तो इसको हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरह से करते हैं, एक कंजुगेट वैल्यू हो गई वेव फंक्शन की, एक नॉर्मल जो उसकी वैल्यू है, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये खोलने का तरीका है, ठीक है। किसी भी अगर हम मोड का स्क्वायर खोलेंगे हम इन द क्वांटम मैकेनिक्स, तो पहले क्या लिखेंगे हम, उसका कंजुगेट फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद उसका नॉर्मल फंक्शन से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? ये लिखने का तरीका है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट ये मैथमेटिकल एब्रीविएशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, जस्ट आपको इसको फॉलो करना और उसी तरह से सारे क्वेश्चंस को आपने निकालना है। आगे डिटेल में डिस्कस भी करूंगा जब हम टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपको डिटेल में थोड़ा और समझ भी आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सा आपको आइडिया मिल रहा है। तो अगर आपका वेव फंक्शन इनफाइनाइट होगा, अगर आपका वेव फंक्शन इनफाइनाइट कब होगा, जब उस वेव फंक्शन इनफाइनाइट होगा तब आपकी प्रोबेबिलिटी भी उसको फाइंड आउट करने की क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। इज इट क्लियर? जब आप इसका स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन करते हो तो कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, पर आपका वेव फंक्शन ही अगर इनफाइनाइट हो तो उस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो उस केस में आपका जो वो वेव फंक्शन क्या होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? ये जस्ट एक केस था, आपको कुछ इतना घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें कि मतलब ये हो तो क्या हो सकता है, ये ना हो तो भी क्या होगा, ठीक है। सारी चीजें आपको क्रॉस चेक करनी जरूरी है। तो अगर आपका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, अगर आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है, लाइक 1/2 1/4 आ रहा है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि एक ही टाइम में मल्टीपल इवेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं, एक ही टाइम में मल्टीपल इवेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूं कि एट t = 1 में x = एक बंदे ने 2 मीटर कवर किया, 2 मीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, किसी ने 5 सेंटीमीटर कवर किया, किसी ने 10 सेंटीमीटर कवर किया, किसी ने 15 सेंटीमीटर कवर किया। तो एक टाइम में मल्टीपल इवेंट्स हो सकते हैं अगर हमारा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो या फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा हो, 1/2 या 1/4 आ रहा हो या 1/6 कुछ भी आ रहा हो, ठीक है। पर हर एक इवेंट में सबकी वैल्यू क्या होगी, सिंगल होगी, सिंगल वैल्यू होगी, है ना। मान लो कि हम x की, आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने बोला कि एट t = 1 में उसने 2 सेंटीमीटर चला होगा,
ठीक है। उस एट टी इजिकल टू 1 में किसी ने 4 सेंटीमीटर चला होगा, कोई एट टी इजिकल टू 1 में 6 सेंटीमीटर चला होगा। तो ये सारी वैल्यूज आप क्या देख सकते हो, ये सिंगल वैल्यूड ही हैं, सिंगल वैल्यूड ही तो हैं जो हर किसी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ठीक है, तो उस तरह के वेव फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, वो सिंगल वैल्यूड ही बोलते हैं। ठीक है, तो वेव फंक्शन हमारा सिंगल वैल्यूड ही होना चाहिए, तभी तो हम किसी पर्टिकुलर इवेंट को हम सही से समझ पाएंगे, है ना। अगर मल्टीपल वैल्यूज होंगी तो हम उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कहने का भावार्थ बस यही है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में मल्टीपल ये चीजें हों, लाइक 1/2, 1/4, 1/6 एंड सो ऑन, तो उस केस में आपके पास मल्टीपल एक टाइम पे मल्टीपल इवेंट्स हो सकते हैं, पर उस इवेंट्स की जो वैल्यूज होंगी वो सिंगल वैल्यूड होती है। ठीक है, तो जरूरी यही है कि आपका जो वेव फंक्शन हो वो क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, आपको बस चीजें पता होनी चाहिए कि इस चीज का आउटपुट अगर ये आ रहा है तो उसको क्वांटम मैकेनिक्स में किस डेफिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, यही मेरा मोटो है अभी आपको बताने का। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगर कोई भी वेव फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो उस केस में पार्टिकल अपना मोशन पोजेस नहीं कर सकता, वो मोशन में नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जरूरी यही होता है कि आपका जो वेव फंक्शन हो कंटिन्यूअस हो। इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, और आपको यहाँ पर जाना है, दूसरे पॉइंट में जाना है, पर इसके बीच में आपका गड्ढा आ गया, कोई खाई है या गड्ढा है। ठीक है, तो आप कैसे मूव करोगे, आपका मोशन रुक गया, डिसकंटिन्यूटी आ गई ना, तो आपका पार्टिकल जो कि आप हो वो मूव नहीं कर पा रहा है, मोशन पोजेस नहीं कर पा रहा, तो इस केस में आपकी डिसकंटिन्यूटी हो गई। तो जरूरी यही है कि आपका पार्टिकल अगर मूव करेगा तभी तो वो कंटिन्यूअस आपका फॉर्म दिखा पाएगा। तो इस केस में जरूरी है कि आपका वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। इज इट क्लियर? प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेट करके देखो तो आपको समझ आएगा कि वेव फंक्शन तो जनरली हम ही है। क्वांटम मैकेनिक्स में बस हम वेव की फॉर्म में है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पार्टिकल की फॉर्म में। तो अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाएं तो कुछ कुछ कंसेप्ट तो लग ही रहे हैं, पर कुछ कुछ नहीं भी लगते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं लगते। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको रिलेट करनी है खुद से और सभी कंसेप्ट को समझना है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम मोमेंटम ऑपरेटर को देख रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट ऑपरेटर हम यहाँ पर अभी इंट्रोड्यूस तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, अभी हम पहले वेव फंक्शन को पढ़ेंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम ऑपरेटर में जंप करेंगे जहां पर हम डिफरेंट ऑपरेटर्स को देखेंगे, फिर कम्यूटेटर फंक्शंस भी देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट आपको समझाने के लिए मैं मोमेंटम ऑपरेटर का बता रहा हूँ और एनर्जी को भी इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि आप समझ सके कि डिफरेंशिएशन का क्या रोल है और किस तरह से ये फाइनाइट वैल्यू और कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हमने फाइंड आउट भी करनी है। ठीक है, तो मोमेंटम ऑपरेटर जस्ट आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है। अभी के लिए आयोटा एच कट डेल्टा के बराबर होता है। ठीक है, वैसे भी इसकी यही वैल्यू होती है, बस आपको अभी याद रखना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो अगर हम मोमेंटम ऑपरेटर कैलकुलेट भी करते हैं तो अगर आप डेल फंक्शन को अगर आप एलेबोरेट करो तो थ्री डायमेंशनल में d5/dx, d5/d5 और d5/dz आप इसको एलेबोरेट कर सकते हो। आयोटा एच कट इस तरह सेम ही रहेगा एज इट इज। ठीक है, बाकी सारी टर्म वेरी करेंगे एक्स वाई जेड के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपका मोमेंटम फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, फाइनाइट तो होगा तभी वो आपका वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, पर ये मोमेंटम फाइनाइट कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव फाइनाइट होगा। ठीक है, अभी तो हमने बात की थी कि आपका जब डेरिवेटिव फाइनाइट होगा, ठीक है, जो हमने केसेस पढ़े थे, आपने अभी केसेस देखे थे ना, ये वाले, है ना, कि आपका अगर डेरिवेटिव फाइनाइट होगा तभी आपकी जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, वो कंटिन्यूस होंगी, एग्जिस्ट कर सकती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, सारी चीजें, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू फाइनाइट होगी, कौन सी वैल्यू डिसकंटिन्यूस होगी और कौन सी डिस्क्रीट होगी, सब कुछ आपको डेरिवेटिव के बेसिस पे भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो आपका मोमेंटम कब फाइनाइट होगा, जब आपका डेरिवेटिव फाइनाइट होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर हम एट ए पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो आपका जो मोमेंटम और वेलोसिटीज होती हैं वो सिंगल वैल्यूड होती हैं, तो उस केस में आपका जो डेरिवेटिव भी होगा उसके रिस्पेक्टिवली वो भी क्या आएगा, सिंगल वैल्यूड ही आएगा, है ना। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो वो क्या आएगा, 2x आएगा, तो है तो सिंगल वैल्यूड ही है वो किसी पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्टिवली, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर बेसिकली अगर आपने देखना है कि आपका जो फंक्शन है वो फाइनाइट है कि नहीं है, तो जस्ट आप क्या करो, उसके रिस्पेक्टिवली डेरिवेटिव करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि आपका फंक्शन फाइनाइट है कि नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह अगर हम एनर्जी की बात करें, जिस तरह से अभी हमने मोमेंटम ऑपरेटर देखा था वो क्या था, माइनस आयोटा एच कट डेल था, तो उसी तरह जो हमारा एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है वो किसके बराबर होता है, आयोटा एच कट डेल होता है। वहां पर माइनस आयोटा एच कट डेल था, यहाँ पर आयोटा एच कट डेल है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि आपकी जो एनर्जी की वैल्यू कब फाइनाइट रहेगी, जब आपका d5/dt ये वाला जो डिफरेंशिएशन वाला टर्म है वो फाइनाइट होगा।
तो हमेशा याद रखना, कोई भी चीज आपकी फाइनाइट कभी भी फाइंड आउट करना हो तो आपने क्या देखना है, इसका डिफरेंशिएशन देखना है कि आपका एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर वो फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी तब आप बोलोगे कि आपकी एनर्जी की टर्म या मोमेंटम की टर्म या कोई भी टर्म जिसमें डिफरेंशिएशन का टर्म आ रहा है वो आपका फाइनाइट है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम खाली डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लें, ठीक है, अगर हम खाली डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर ले तब भी हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो भी अलग होती है, वो भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। बट आपको अगर मोटा मोटा देखना हो कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, जस्ट उसका डेरिवेटिव करके देख लो। अगर वो फाइनाइट आ रहा है तो आप ये भी बोल सकते हो कि आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये एक ट्रिक भी के बेसिस पे भी आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको पता है आपकी वैल्यू क्या होती है। जब भी कोई पार्टिकल जिसका मास m है v वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, ठीक है, जीरो पोटेंशियल के अंडर, तो उस केस में आपकी जो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? p² के बराबर होती है। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ में भी इसका काफी यूज किया था हमने। ठीक है, और p पता आपको मोमेंटम के बराबर होता है, और मोमेंटम ऑपरेटर अभी तो पढ़ के हटे हैं कि किसके बराबर होता है? -i/h डेल के बराबर होता है ना, -i/h डेल के बराबर होता है। तो आयोटा का स्क्वायर करोगे तो किसके बराबर होता है? ठीक है, आयोटा का स्क्वायर करोगे तो किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ओके, तो यहाँ पर h कट स्क्वायर आ गया, यहाँ पर डेल स्क्वायर आ गया, नीचे तो 2m आ गया आपके पास। ओके, तो डेल को आप क्या पता है आपको क्या लिखते हैं? अगर हम x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि d5/dx है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर d2/dx स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी कुछ लिख सकते हो। ठीक है, अलग अलग करके भी लिख सकते हो, एक डिफरेंशिएशन टर्म अलग लिख लिया और ब्रैकेट में इसको अलग करके भी लिख सकते हो। तो आपकी ये डबल डेरिवेटिव कब आपकी फाइनाइट होगी? जब आपकी जो पहली जो फर्स्ट डेरिवेटिव जब वो फाइनाइट होगी, तभी तो आपका जो प्रॉपर दूसरा डेरिवेटिव करोगे वो भी तो फाइनाइट तभी होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है ना। वी कैन कैलकुलेट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ओनली इफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कंटिन्यूस। और वो कंटिन्यूस कब होगा? जब वो फाइनाइट होगा, जब वो एग्जिस्ट करेगा। इज इट क्लियर? बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है, जब आपकी पहली चीज एग्जिस्ट कर रही है तभी तो आप उसके रिस्पेक्टिवली दूसरी चीजों को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है कि वी कैन कैलकुलेट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ओनली इफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कंटिन्यूस। ओके, तो कोई भी फिजिकल ऑपरेटर पॉसिबल तभी है जब हम उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जैसे हायर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी है, तो Hψ = Eψ होता है। ठीक है, तो Hψ को भी जब हम इलेबोरेट करते हैं p²/2m, तो वहां पर भी डबल डेरिवेटिव आएगा। तो वो फिजिकल ऑपरेटर तभी पॉसिबल हो पाएगा, वो वेव फंक्शन तभी पॉसिबल हो पाएगी, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा। इज इट क्लियर? तो इंस्पाइट अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो हम इंटीग्रेशन किया था हमने पोजीशन प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन का। ठीक है, पोजीशन प्रोबेबिलिटी का जो इंटीग्रेशन किया था, हमने बोला था इट मस्ट बी फाइनाइट, जिसको हमने स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन भी कहा था। ठीक है, पर कुछ केस में वो हमारा इनफाइनाइट भी होता है। अगर हम किस पर्टिकुलर पोजीशंस में देखें, अगर हम उसका इंटीग्रेशन ना करें, पर तो उस केस में मे बी और मे नॉट बी ऑफ इनफाइनाइट हो भी सकता है। ठीक है, पर अगर हम ऑल ओवर द स्पेस हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उस केस में उसकी फाइनाइट वैल्यू ही हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसकी फाइनाइट वैल्यू ही आएगी, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, अगर हम ऑल ओवर द स्पेस ये भी देखें ना कि कहीं किस पॉइंट में नल वॉइड भी हो सकता है जहां पर उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती है, कहीं पर कर भी सकती है, पर ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल अगर हम पोजीशंस को देखें उसके रिस्पेक्टिवली अगर हम इंटीग्रेशन करें तो वो वेव फंक्शन हमारा उसकी वैल्यू फाइनाइट ही आनी चाहिए। ठीक है, ये एक मेथड है, ये एक बस कह सकते हैं एक फैक्ट है जिसके बेसिस पे आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की गई है। इज इट क्लियर? चलिए, एक और बहुत ही स्पेशल नोट है, ये आपको किसी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली, तो ध्यान से सुनना कि अगर आपका इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाइड हो रहा है, मान लो कि कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इनफाइनाइट पोटेंशियल अगर अप्लाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो आपका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, अगर वैल्यू ही इनफाइनाइट पोटेंशियल लगा रहे हैं तो उसका जो वेरिएशन है वो भी तो इनफाइनाइट ही होगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उस केस में तो ऑब्वियस सी बात है वो डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो वी कैनॉट चेक द डिसकंटिन्यूटी इफ द पोटेंशियल इज इनफाइनाइट। ऑब्वियस ही बात है, पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल लगा देना है कि हाँ हमारा जो फंक्शन है वे फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, हमारा वो सिंगल वैल्यूड नहीं है, वो डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, और वो फाइनाइट नहीं है, तो इस केस में सिंपली आपने उसको निग्लेक्ट कर देना है अगर आपको रूल्स पता होंगे तो। हाँ, अगर आपका पोटेंशियल फाइनाइट है
ठीक है, जीरो है, ठीक है, मान लेते हैं सबसे मिनिमम वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, तो उस केस में उसका डेरिवेटिव तो कंटिन्यूस होगा ही और फाइनाइट वैल्यू भी होगी, तो उस केस में वो वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्लीज इन सभी चीजों को ध्यान से देखना, नोट करना, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी यूज होने वाली है आगे आने वाले चैप्टर्स में। इज इट क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये तो सारी मैंने कंडीशंस बता दी, अब इस कंडीशंस को चेक कैसे करना है। ठीक है, वैसे तो मैंने वहां पर ही सब कुछ बता दिया था, स्टिल आपको मैथमेटिकल फॉर्म में भी पता होनी चाहिए कि ये सारी चीजें एग्जिस्ट कैसे करती हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि मान ले कि हम कोई भी हमारा वेव फंक्शन है, मान लो कि वो पोजीशन के बेसिस पे मूव कर रहा है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट इन ऑल द रीजन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ऑल ओवर द स्पेस वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट। जो हमने पोजीशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इट मस्ट बी फाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर गलती से मैंने इनफाइनाइट लिख दिया, इसको कट कर देते हैं, यहाँ पर फाइनाइट आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप इंटीग्रेशन करोगे पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो वो फाइनाइट आनी चाहिए। अगर वो इनफाइनाइट आ गया, इसका मतलब वो वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। इज इट क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। तो कोई भी सिंगल वैल्यू है हमारे किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, कोई भी अगर सिंगल वैल्यू है किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, मान लो कि x हमारा वेरी कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कहीं पर भी, अगर उसकी एक से ज्यादा वैल्यू है वेव फंक्शन की, अगर वेव फंक्शन की एक से ज्यादा वैल्यू है, तब हम उस वेव फंक्शन को फाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब सिंगल वैल्यू नहीं है तो वो हमारा वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर साई की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर है, तो आप देखोगे इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स के बेसिस पे। ठीक है, तो इसकी दो वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करें तो इसकी दो वैल्यूज हैं। ठीक है, इसकी दो वैल्यूज हैं, एक तो प्लस अंडर रूट एक्स और एक माइनस अंडर रूट एक्स, तो इस केस में ये सिंगल वैल्यूड नहीं है। ठीक है, तो इस केस में ये हमारा वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं कि कोई भी अगर हमारा वेव फंक्शन गिवन है, तो उस केस में अगर उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखना हो तो हम किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि आपने 11th में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो उस केस में आपने देखा था कि आपको रूल बताया गया था कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और वो फंक्शन के इक्वल हो जो आपको इक्वेशन गिवन है किसी पॉइंट में, लाइक एक्स इज इक्वल टू ए पे गिवन है, अगर आप उसको चेक करते हो और वो तीनों पॉइंट एक तीसरे के इक्वल आते हैं, वो जो गिवन है आपके पास एक्स इज इक्वल टू ए, अगर आप उस फंक्शन में पुट करते हो और आपका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, तो उस केस में आप क्या बोलते हो कि आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली आप चेक कर सकते हो, बेसिकली कोई भी आपके पास अगर एक्सप्रेशन गिवन हो। पर आपको मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि अगर आपका जो डिफरेंशिएशन है कि अगर आपका डिफरेंशिएशन है, अगर वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर आपका डिफरेंशिएशन है उसकी वैल्यू फाइनाइट है, तो उस केस में वो क्या है, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। तो आपको ग्राफ के बेसिस पे भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ सकें कि कंटिन्यूटी का क्या अपना इंपॉर्टेंस है, डिसकंटिन्यूटी का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आपके पास 3 ग्राफ्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास स्क्वायर ग्राफ है, ठीक है, जो कि पीरियोडिकली मूव कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास एक डिसकंटिन्यू ग्राफ है, ये भी आपका एक डॉटेड डिसकंटिन्यूटी ग्राफ है। तो आप देख सकते हो कि ये तीनों ग्राफ के केसेस में आपके जो वेरिएशन है वो क्या है, डिसकंटिन्यू है। क्यों? आप देख सकते हो ये वाला जो रीजन है ये आपका डिसकंटिन्यूस है, ये वाला जो रीजन है ये गैप्स है, ये भी आपका क्या है, डिसकंटिन्यू रीजन है, ये भी जो आपकी डॉटेड लाइन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूटी रीजन है। ठीक है, तो ये सभी तीनों प्लॉट्स आपके क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, आप देख सकते हो एट एक्स इजिकल टू ए पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, ये तीनों एक्स इजिकल टू ए पे हम किसी भी तीनों वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब हर एक केस के लिए। ठीक है, वैसे तो पर्टिकुलर केस के लिए हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, पर अगर हम ओवरऑल केसेस के लिए देखें तो देयर आर मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट फॉर एक्स इजिकल टू ए, है ना, फॉर मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट फॉर एक्स इजिकल टू ए, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है उस पॉइंट पे। ठीक है, कह ही सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है एक्स इजिकल टू ए, डिफरेंट पॉइंट्स के लिए हमारे डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। इस पॉइंट के लिए हमारी डिफरेंट वैल्यू आ रही है, इस ग्राफ प्लॉट के लिए डिफरेंट एक्स इजिकल टू ए की वैल्यू आ रही है, इस ग्राफ प्लॉट के लिए डिफरेंट वैल्यू आ रही है एक्स इजिकल टू ए के लिए। तो ये डिसकंटिन्यू हमारा ग्राफ प्लॉट्स हैं। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूड है और हमारा वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। इज इट क्लियर? तो अगर हम इस ग्राफ को देखें, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये जो वेव फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है।
ठीक है। जो हमारा वेव फंक्शन क्या है वो कंटिन्यूस है, पीरियोडिकली स्पेस के बेसिकली वो मूव कर रहा है और हर पॉइंट में हमारी फाइनाइट वैल्यू इसके रिस्पेक्टिवली निकल सकती है, ठीक है। इसमें कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है। हर एक पॉइंट में आपको एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ फंक्शन मिल सकती है, एक ही वैल्यू मिल सकती है। तो उस केस में हमारा ये क्या कह सकते हैं कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, क्योंकि इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो आप देख सकते हो ट्रायंगल वाला जो हमारा ये पीरियोडिक वेरिएशन जो हो रही है, ये भी हमारा जो वेव फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, पर इसके जो वैल्यूज हैं, ठीक है, इसके जो वैल्यूज हैं वो डिसकंटिन्यूस है। लाइक किस तरह से, अगर आप एक पॉइंट ले लें, ठीक है, ये मान लेते हैं ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये जो हमारा ट्रायंगल है, इसके ऊपर जो एक पॉइंट है जिसको हमने ए ले लिया, ठीक है, इसमें हम मल्टीपल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल स्लोप्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल स्लोप्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं। तो अगर आप ये स्लोप्स को देखें तो ये मल्टीपल स्लोप्स, इनफाइनाइट स्लोप्स हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर देखें, इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट ए, दैट एट ए वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। हम तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3-4 ही ड्रॉ किए हैं, पर यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो उस केस में हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा, स्लोप बेसिकली क्या होता है, dy by dx ही तो होता है ना। स्लोप क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही तो होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट पोजीशन। तो उस केस में हमारी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ डेरिवेटिव भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। उस केस में हमारी क्या होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज भी प्रेजेंट होंगी, बट हमारा जो फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट में हम एक सिंगल वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बोला था कि इसका मतलब क्या हो सकता है, अगर मोड का स्क्वायर की वैल्यू अगर हाफ या 1/4 आ रही हो या सो ऑन कुछ भी आ रही हो, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि एक इवेंट में मल्टीपल इवेंट, एक टाइम पीरियड में मल्टीपल इवेंट्स होना पॉसिबल है, पर हर एक इवेंट की जो वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू होगी, ठीक है। तो उस केस में वो कंटिन्यूस हो सकता है। तो वही चीज यहां पर बताने की कोशिश की है कि मे बी इस स्लोप में, मे बी इस पॉइंट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट उसके बेसिस पे इसकी जो वैल्यूज है वो सिंगल वैल्यू होगी, ठीक है। उस केस में उसकी सिंगल वैल्यूज होंगी, बट उसकी जो डेरिवेटिव है वो डिसकंटिन्यूस है, भले ही उसका डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, ठीक है, बट उसकी जो वैल्यूज है वो सिंगल वैल्यू है और उसका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा इस चीज को समझने के लिए कि हमारा जो पीरियोडिक वेरिएशन है वो स्पेस के रिस्पेक्टिवली वो तो हमारा दिख रहा है, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, पर क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केसेस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस भी हो सकती है, बट हमारा जो सिंगल वैल्यू है उस केस में हम हर एक स्लोप में एक सिंगल वैल्यू है प्रेजेंट, और उसके बेसिस में हम बता सकते हैं कि वो कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए अब एग्जाम्पल के बेस पे भी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या है, ठीक है, किस तरह से हम सभी वेव फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेबल एज द सोल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि हमारा जो भी वेव फंक्शन है या तो वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ठीक है, या तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, या तो फाइनाइट होना चाहिए, या तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, या तो वो प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी कंडीशंस में से सबसे पहली कंडीशन हम ये देख लेते हैं कि आइदर हमारा वेव फंक्शन फाइनाइट है कि नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक सेकंड एक्स के केस में अगर आप एक्स की वैल्यू को π/2 पुट करोगे तो आपका वो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये वेव फंक्शन तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। उसी तरह 5x की वैल्यू a tan x है, ठीक है। आपको पता है कि x = π/2 में आपकी वैल्यू tan की क्या एग्जिस्ट नहीं करती है ना, क्योंकि वो इनफाइनाइट वैल्यू होती है। आपको देखना कि -∞ टू इन्फिनिटी के बीच में कौन सी वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करेगी और कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आपने देख लिया कि ये पहली 2 वैल्यूज तो आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, पहली 2 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है एट x = इनफाइनाइट पे, ठीक है, और π/2 के केस में। और ऑब्वियसली जो आपका a एक्सपोनेंशियल x का स्क्वायर है, यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप इनफाइनाइट पुट कर दोगे तो ओवरऑल आपकी जो वेव फंक्शन है वो भी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी आप बोल सकते हो कि आपका जो वेव फंक्शन है वो इनफाइनाइट है, डिसकंटिन्यूटीज हैं, आप सिंगल वैल्यू मतलब डिसकंटिन्यूस है, तो उसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि आपकी ये वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करती है। बट जब आप एक्सपोनेंशियल -x² के केस में x की वैल्यू आप इनफाइनाइट पुट करोगे तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, e⁻∞, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको लेके जाओगे नीचे
तो 1/∞ हो जाएगा, दैट इज 0 के बराबर, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। तो उस केस में आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, वो सिंगल वैल्यूड हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट। तो आप चारों कंडीशंस को देखोगे, लाइक आपका वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड है, फाइनाइट है, कंटिन्यूस है, इन सभी को देखते हुए कौन सा आपका जो कंडीशन है सेटिस्फाई होगा, और उसी के बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो यहां तक हमने वेव फंक्शन को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी केसेस हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी हो, शुरू से अंत तक अगर आपको सारे कंसेप्ट अच्छे लगे हो, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करेगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय।